गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहब। लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब में चैनल तैयार किया। मेरा यही मकसद था कि मैं घर में बैठे बच्चों को हिंदी मीडियम से साइंस पढ़ा सकूं, है ना। मैंने 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के कई सारे वीडियोस डाले हैं। कंप्लीट नहीं है वो, लेकिन मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं। आप उनको जरूर देख लीजिएगा और देख के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के पिछले वीडियो नंबर 10, ठीक है, उनमें दो ये रह गया था। पीनियल ग्लैंड हार्मोन्स वाला चैप्टर आप लोग निकालिए, हार्मोन्स वाला पेज नंबर 137। इसमें एक पीनियल ग्लैंड का मैं बतलाई थी कि इसके हार्मोन्स का नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इसका मैं बतलाई थी। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से, उनका नाम है मोचक और निरोधी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनका नाम है मोचक और निरोधी। यही हार्मोन्स के बारे में पेज नंबर, हाँ देखिए, है ना, वही एक बाकी था 7, सीरियल नंबर 7 में देखिए हार्मोन्स का नाम है मोचक हार्मोन। और ये किससे सिक्रेट होता है, पूछ रहा है किससे सिक्रेट होता है, तो ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है मोचक और निरोधी। और ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है ना, स्राव को प्रेरित करता है, ये इसका काम है। तो ये काम तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके थे किसका क्या कार्य है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है। ये क्वेश्चन आंसर चारों मैं करवा चुकी थी। अब है हमने क्या सीखा और सारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा चुकी 2-3, खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये तो क्लियर है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन में साइटोकाइनिन। ये है डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। याद रखिएगा, तो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ध्रुमिका जो ट्री जैसी रचना होती है न्यूरॉन की, जैसे लगता है कि नीचे जड़ है, बीच में स्टेम है, ऊपर शाखाएं हैं, शाखा जैसी रचना होती है वो ध्रुमिका कहलाती है। और लंबा जैसा जो रहता है वो कहलाता है एक्सॉन। और ये आवेग अलग है, और ये सिनेप्स, इसे क्या कहेंगे, सिनेप्स। सिनेप्स का एक और नाम है अंतर्गठन, ठीक है, अंतर्गठन। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्राही के क्या कार्य है, और ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, तो वहां पर क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि ग्राही यदि क्रिया नहीं करे तो ऐसे क्या क्या हो सकता है ना। हाँ, तो हम इसका आंसर ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर में ग्राही का बहुत इम्पोर्टेंस है ना, ग्राही का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ग्राही का क्या कार्य है, इसके कई इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें हम ग्राही कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं।
ये ग्राही ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, है ना, ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे आंतरिक कान हो गया, जिह्वा हो गया, जीवाग्राही विभिन्न सूचनाओं को हमारी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये ग्राही जो है वह विभिन्न सूचनाओं को हमारी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो जब ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा, जो ग्राही हमें सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वो ग्राही यदि उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो ग्राही संदेश मस्तिष्क तक सही रूप से नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ग्राही संदेश भी मस्तिष्क तक सही रूप से नहीं पहुंच पाएंगे और मस्तिष्क भी कोई निर्णय उचित ढंग से उचित रूप से नहीं ले पाएगा। मस्तिष्क तक जब खबर नहीं पहुंचेगा तो मस्तिष्क भी कोई निर्णय उचित रूप से नहीं ले पाएगा और क्या हो जाएगा, व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है। तो ग्राही का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राही का सही ढंग से काम करना बहुत जरूरी है। सही ढंग से काम नहीं करेगा ग्राही तो खबर हमारे वो जो मैसेज है वो मैसेज तंत्रिका तंत्र तक ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा कि वह भी निर्णय नहीं ले पाएगा, ब्रेन भी, कि हमें क्या करना है नहीं करना है, और व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उससे यही समस्या उत्पन्न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वातावरण में हम ठंडा है, गर्म है, तीखा है, दर्द है, चुभन है, हर चीज का अनुभव करते हैं ना हम लोग। हर चीज का अनुभव करते हैं और ये अनुभव हमें नहीं हो पाएगा तो हमारा शरीर एक तरह से संवेदनशील हो पाएगा। और हमारा शरीर एक तरह से संवेदनशील, जब हम उसे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जब हमें अनुभव ही नहीं होगा कि गर्म है या ठंडा है या क्या है ना? इसलिए ग्राही का ये कार्य है। जब हमें कुछ गर्म लगता है तो त्वचा ग्राही इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। कुछ अचानक बहुत तेज प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ता है तो हम अपनी आंखों तुरंत बंद कर देते हैं, उसे फोटो रिसेप्टर सब ये मैसेज देते हैं। तो इस तरह से हमारे हर ग्राही का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। समझ में आया? आप और कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, या आप कमेंट कीजिएगा। ओके। पांचवा क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इनके कार्यों को वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका तंत्र के का चित्र तो बना हुआ है बुक में, और उसके बारे में उनका जो संरचना है, एक ध्रुविका, एक्सॉन, ये कोशिका काय, है ना। ये भी चित्र देख के मैं बतला देती हूँ, इनके कार्यों को बता देती हूँ। चलिए पहले हम फिगर दिखलाई देते हैं आप लोगों को। ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बताइए और इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। ये इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले ध्रुविका है जिसको डेंड्राइट कहते हैं। ये शाखाएं की तरह होती है, देखने में एक पेड़ की तरह लगता है ना। आप ऐसा करके मन में कीजिएगा, आप कभी चित्र बनाना नहीं भूलिएगा, आपको याद रहेगा। ये हो गया रूट, जड़ की तरह है। ये तना, और ये वृक्ष, ये ऊपर की शाखाएं, है ना। तो ये है शाखाएं जो निकली हुई है, इनको कहते हैं ध्रुविका या डेंड्राइट। एक भाग हो गया ध्रुविका या डेंड्राइट। दूसरा है ये सेल बॉडी, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये केंद्रक है, बीच में केंद्रक है। इसका नाम है कोशिका काय या सेल बॉडी।
तीसरा है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ये यहाँ से नर्व जो है, यहाँ तक तंत्रिका का अंतिम सिरा ये है ना। देखिए बीच से आपका पतला सा गया हुआ है और लास्ट में इसका सिरा यहाँ मिलता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, जिससे मैसेज तेजी से जाता है ना। अंतिम सिरा तो ये हो गया इसकी बनावट और इसकी संरचना, है ना। संरचना में क्या क्या भाग होते हैं वो है। अब है इनके क्या क्या कार्य हैं, है ना। तो सबसे पहले द्रुमिका है। द्रुमिका प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, बीच में केंद्रक होता है। बहुत सी कोशिका द्रव्य संरचना शाखाएं की तरह निकलती है, जिन्हें की डेंड्राइट कहते हैं, है ना। शाखाएं की तरह जो निकली रहती है उन्हें डेंड्राइट कहते हैं। और इनमें से एक कोशिका द्रव्य संरचना अधिक लंबी होती है और इन्हें तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। एक कोशिका द्रव्य संरचना अधिक लंबी होती है, ये अधिक लंबी होती है, इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जड़ है, ये मतलब मैं बोल रही हूँ कि जड़ है और ये तना है और ये ऊपर पेड़ की शाखाएं हैं, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ। इनका कार्य है कि यह ग्राही रिसेप्टर से सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इनका कार्य क्या है? ये जो है ध्रुविका, है ना, ये सूचना को एकत्र करते हैं। सूचना जो भी मैसेज आता है उसको ये ध्रुविका, ध्रुवाकृत ये ध्रुविका सूचनाएं को लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह मस्तिष्क से सूचनाएं लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। शरीर के मस्तिष्क से सूचनाएं लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ये इनका काम है ना। मस्तिष्क से सूचनाएं लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। और ये शिरा जो है फिर वह अगला नया तंत्रिका कोशिका में जुड़ जाएगा। फिर नया तंत्रिका कोशिका, फिर इसी तरह ये तो पूरे शरीर में इसका जाल बिछा हुआ रहता है ना। तो एक तंत्रिका कोशिका के बारे में मैंने बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चित्र बनाने का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, ब्रेन का और तंत्रिका कोशिका का और इसका प्रकाश अनुवर्तन जो है पौधे का चित्र। इतना 3 क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, है ना। ये ज्यादातर आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। और जितने हार्मोन्स है उनका नाम आपको याद रखना है और कहाँ से सिक्रेट होता है वो याद रखना है। ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा याद कीजिएगा तो सब याद आ जाएगा, सब नाम से रिलेटेड है। छठा क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन मतलब फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म। हम लोग जानते हैं कि पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, है ना। तो पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स ऑक्सिन है, ऑक्सिन प्ररोह के अग्रभाग टिप, जो अग्रभाग टिप होता है उसमें संश्लेषित होता है, ठीक है, तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पौधों पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विसरित होकर के प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाते हैं, है ना। जब पौधों पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन
विस्तृत होकर प्ररोग की छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोग की प्रकाश से दूर वाला भाग में ऑक्सीन का सांद्रण ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है। ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है और यह पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है ना। फिर वह प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है कि जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। वो चित्र में गमला वाला चित्र है, पेज नंबर पेज नंबर तो याद नहीं है, लेकिन गमला वाला में है वही प्रकाशानुवर्तन। उसके बारे में यदि नंबर रहेगा ज्यादा तो चित्र भी बना के आप लोग दिखला सकते हैं, ठीक है, जैसा नंबर रहेगा वैसा। तो क्या होता है, प्रकाश की ओर मुड़ता जाता है, मुड़ता दिखाई देता है, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और पौधों का प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ना, चूंकि प्रकाश की दिशा में पौधे बढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम कहेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। बहुत छोटा सा है, कोई भारी नहीं है। थोड़ा सा हम समझ देंगे कि इसमें कौन वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन से वह वृद्धि में सहायक होता है ना। तो जैसे जैसे प्रकाश की ओर मुड़ता जाता है, दिखाई देता है, तो हम कहते हैं इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधों का प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरुरज्जु में यदि आघात होता है तो किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो सबसे पहले तो है कि सबसे पहले कि मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रिया पर असर पड़ेगा, है ना। मेरुरज्जु आघात में सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया पर असर पड़ेगा। ये रिफ्लेक्शन एक्शन संपन्न नहीं हो पाएगी। जैसे कि यदि हम किसी गर्म बर्तन को छू रहे हैं, या मेरे पैर में कोई कांटा चुभ रहा है, या किसी ने चींटी काटा, या कोई हमें पीन से गड़ा रहा हो, या कोई कीड़ा काट रहा हो, तो हम तुरंत हाथ पैर या बॉडी को हटाते हैं ना। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के आघात के कारण वह हमें हाथ हटाना या पैर हटाना या जो भी बॉडी के साथ घटना घटी है वो करना, वो हमें ये से पता ही नहीं चलेगा। और क्या होगा फाइनली, यदि गर्म है तो हम वहीं पे हाथ रखे रहेंगे, हाथ नहीं हटाएंगे, वो हाथ जलेगा, है ना। या कुछ गड़ रहा है तो वहीं पे मेरा पैर रहेगा, हम उसको हटाएंगे नहीं। यदि गर्म तवा पे पैर पड़ा रहेगा तो पैर मेरा वहीं पे रहेगा, हम पैर झट से हटाएंगे नहीं। उससे क्या होगा, अंततः वह जल जाएगा, है ना। तो संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है। तो रिफ्लेक्शन आर्च इसी स्पाइनल कॉर्ड में बनती है तथा आगत सूचनाएं भी मेरुरज्जु से ही मस्तिष्क तक जाती है। तो यदि मेरुरज्जु पर आघात होता है तो कोई भी मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, है ना। मेरुरज्जु पर आघात होता है तो कोई भी मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और विभिन्न अंगों से मस्तिष्क का कनेक्शन टूट जाएगा तथा शरीर को चलाने के लिए जिस नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है वह नहीं बन पाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाओं पर असर पड़ेगा। फिर वो एक एग्जाम्पल दे देंगे, कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा। गर्म पानी में हाथ डालना या गर्म तवा पे पैर पड़ना, चाहे पैर में कांटा गड़ना या कील चुभ जाना या कांटे चुभना, किसी एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लिखिएगा संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक ले जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं।
और रिफ्लेक्शन आर्च या रिफ्लेक्शन एक्शन इसी स्पाइनल कॉर्ड में बनती है तथा आगत सूचनाएं भी मेरुरज्जु से ही मस्तिष्क तक जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया। 8वां क्वेश्चन है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पौधों में रासायनिक समन्वय नियंत्रण एवं समन्वय होता है। इनमें कोई जंतु जैसा नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन पौधों में कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं। पौधे भी कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं जो कि हार्मोन्स कहलाते हैं, है ना। जंतुओं जितना इनमें हार्मोन्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी पौधे कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं जो कि हार्मोन्स कहलाते हैं। वे वृद्धि को प्रेरित तथा नियंत्रित करते हैं। वृद्धि को प्रेरित तथा नियंत्रित करते हैं। जब भी कुछ वृद्धि को ये रासायनिक पादप हार्मोन्स या पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं, है ना। ये पौधे के विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होते हैं। जैसे कई है पादप हार्मोन्स, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड है तथा एथिलीन है। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीन हार्मोन्स जो है, ऑक्सीन हार्मोन्स प्राणों के अनुभाग टिप में संश्लेषित होता है। प्राणों के अनुभाग भाग में उसके टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। जबकि साइटोकिनिन हार्मोन्स ये कोशिका विभाजन में को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है। और जिब्रेलिन भी वृद्धि का कार्य करते हैं। एथिलीन भी ग्रोथ प्रमोटर है, वो भी वृद्धि का कार्य करते हैं। सिर्फ एप्सिकस एब्सिसिक एसिड जो है वह पौधों की वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक एसिड जो है वह पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पौधों में भी रासायनिक समन्वय कितने सारे हार्मोन्स के द्वारा होता है ना। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड ये एथिलीन। ठीक है, इसको कोई हार्ड नहीं है, सब समझ में आ गया होगा इसका लाइन। 9th क्वेश्चन है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? किसी जीव में, एक जीव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ना। कोई भी जीव को जीने के लिए कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। तो इसके साथ ही विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रति क्षण हमारे शरीर में घटित होते रहती है। इसके साथ ही विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रति क्षण हमारे शरीर में घटित होती रहती है, जिनको नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हार्मोन्स तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। हार्मोन्स तंत्र की भी और तंत्रिका तंत्र की भी आवश्यकता होती है। यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छानुसार कार्य नहीं करेगी। अतः इस पर नियंत्रण अति आवश्यक है ना। यदि जीव में नियंत्रण और समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिकाएं अपने जीव की इच्छानुसार कार्य नहीं करेगी।
चलना, बोलना, उठना, रखना, दौड़ना, खाना, पीना, कोई भी इच्छाएं जो होती है अपनी इच्छा के अनुसार वह कार्य नहीं कर पाई, अतः इस पर नियंत्रण अति आवश्यक है। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र का, है ना। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आंसर। अब है कि अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रियाएं, ये क्रियाएं अपने आप होती हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे दिल की धड़कन, पाचन, श्वसन और लार आना, गिरना, रक्तदाब, देख के डर जाना। तो इन्हीं से अधिकतर मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन से कंट्रोल होता है। यही क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वे अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जिन पर कि हमारा कंट्रोल नहीं है। वो मेरा आंतरिक क्रिया है, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। दिल का धड़कना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, लार आना, ब्लड प्रेशर, है ना, जो भी हमारे शरीर के बॉडी के अंदर जो कार्य हो रहा है उसे हम नहीं रोक सकते हैं। तो ये हो गया अनैच्छिक क्रियाएं। अब है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है कि ये हमारा तुरंत होता है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया में बाहरी वातावरण या पर्यावरण से जैसे ही मेरा हाथ टच हुआ या कोई बॉडी टच हुआ या कोई भी बॉडी का पार्ट्स में कुछ घटना घटी, तो हम उसे एक सेकंड भी नहीं लगता है, हम उससे हटा लेते हैं, तुरंत हाथ को हटा लेते हैं या पैर को हटा लेते हैं। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है वह कहलाती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं, इनका मेरुरज्जु से ही कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्रिया इतना फास्ट होता है कि इसे हम सोच नहीं सकते। और ये क्रिया अनलाइक इनवॉल्युंटरी एक्शन है ना, माने हम इसको जान भी नहीं रहे हैं और पता भी नहीं है। इनवॉल्युंटरी अनैच्छिक क्रिया है एक तरह से, है ना। इस तो हमें पता नहीं कि अभी कोई घटना घटेगा, होता है और इसको तुरंत हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं उस पर तुरंत। तो ये क्रिया जो है इनवॉल्युंटरी एक्शन आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर में ये कंट्रोल नहीं होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड पे इसका कंट्रोल होता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया में आंखों का झपकना, सामने कोई खूब तेज लाइट मारा तो मेरा आंख अपने आप बंद हो जाएगा, जोर से ताली बजा देना, आंख अपने आप बंद हो जाती है ना, छींकना। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है वह प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं तुरंत होती है, किसी चीज का चुभना, ठंडा गर्म करना, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिवर्ती क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं में अंतर। 11वां क्वेश्चन है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन्स क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कॉन्ट्रास्ट कीजिए, दोनों में क्या है। तो अब है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका, एक तंत्रिका हार्मोन्स और दूसरा तंत्रिका और नर्वस सिस्टम और एक हार्मोन्स द्वारा, हार्मोन्स मैकेनिज्म, है ना, नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोन सिस्टम। तो सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र वाला देख रहे हैं। तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। नर्वस सिस्टम, है ना। और सेकेंड पॉइंट कि शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है तथा इसकी अपनी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। वो तो तंत्रिका कोशिका एक अपनी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं
शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं में शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन्स कई क्रियाएं जैसे वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रण करता है। हार्मोन्स स्वयं शरीर में स्रावित होते हैं। नर्वस सिस्टम, इस विधि में इंफॉर्मेशन जो है वह ब्रेन को फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इंफॉर्मेशन इज कॉन्वेड इन द ब्रेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि विद्युत आवेग द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है। किस में? नर्वस सिस्टम वाला विधि में, नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म में, है ना, वो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा, और इंफॉर्मेशन जो है वह तुरंत जाता है, रैपिडली। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड एंड द रिस्पॉन्स इज क्विक। इंफॉर्मेशन जो है वह तेजी से जाता है और रिस्पॉन्स भी बहुत तेजी से लेता है। इट्स इफेक्ट आर शॉर्ट लिव, लेकिन यह बहुत तुरंत के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है। ठीक है, ये है नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म का। इसका इंफॉर्मेशन जो है कॉन्वे इन द ब्रेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, विद्युत आवेग द्वारा फॉर्मेशन जाता है, और फॉर्मेशन जो है बहुत तेजी से जाता है और जल्दी पहुंचता है, जल्दी जाता है, और इसका बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है। हार्मोनल सिस्टम में क्या है कि ये इंफॉर्मेशन इज कॉन्वेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे जाता है ना। वो इलेक्ट्रिक अब इम्पल्स द्वारा मैसेज आ रहा है तो तुरंत पहुंचता है, रैपिडली पहुंचता है, और ये इसका है कि इंफॉर्मेशन इज कॉन्वेड in the form of chemical messenger, that the formation is transmitted या transported through blood। इसमें जो हम इंफॉर्मेशन, सूचना को जो ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वह ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल स्लोली। इसमें क्या हो जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है वह स्लो जाता है और रिस्पॉन्स भी स्लो लेता है, लेकिन इट हैज प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, ये थोड़ा लंबा ये क्रिया चलता है, तुरंत हमें नहीं बतलाएगा। जिस तरह से नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म में हर बात तुरंत हो जाती है, वैसा नहीं है, इसमें ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। समझ में आई? हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर द्वारा फॉर्मेशन जाएगा, और फॉर्मेशन जो ये ट्रांसमिटेड होगा वह ब्लड के थ्रू। ठीक है, और बहुत स्लो, इंफॉर्मेशन ट्रेवल स्लो, और रिस्पॉन्स भी बहुत स्लो लेगा, और ये कुछ प्रोलॉन्ग इफेक्ट, कुछ देर तक इफेक्ट होने वाली होती है। तो ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म और हार्मोन्स, है ना। ये तुलना ज्यादा नहीं, ये दो दो तीन तीन पॉइंट है बस, और इससे ज्यादा नहीं है। अब लास्ट, छुई मुई पौधों में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के क्या है। तो जहां तक बात है छुई मुई पौधों, लाजवंदी, आप लोग सब देखे होंगे इस पौधे को, और ये पौधे का बोटेनिकल नेम है माइमोसा पुटिका। पत्ती बहुत छोटी छोटी उसकी होती है। तो पौधों में गति का आधार स्पर्श मात्र है ना। पौधों में माने ये छुई मुई का जो पौधों है वो पूछता है कि दोनों के गति के तरीके में क्या अंतर है। तो इसमें क्या है, पौधों में जो गति का आधार है वो बस छूने से ही होना, बस स्पर्श मात्र ही है, स्पर्श करने से ही
उसमें गति होती है, उसका पत्ती का आकार बदल जाता है। यहाँ गति पत्तियों के झुकने और खिलने पर आधारित है ना। जैसे छूते ही पत्तियां झुक जाती हैं और फिर वो खिलने पर आधारित है। यहाँ पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है। पत्तियां आकार पर तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। छोटी नहीं हो जाती है, मतलब सिकुड़ के वो पत्ती लंबी हो जाती है। अच्छा, ये मूवमेंट जो है, this movement information is transmitted from cell to cell। यह मूवमेंट जो है वह या ट्रांसमिट होता है कोशिका के द्वारा, कोशिका से कोशिका। ठीक है, यह कोशिका से कोशिका द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल द्वारा, एज ए प्लांट है, इलेक्ट्रोकेमिकली सिग्नल एज प्लांट। और पैर में होने वाला क्या होता है, टांग में होने वाली क्या होती है कि इनमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। ये हम अपने इच्छा के अनुसार हम टांग की गति को कर रहे हैं। अच्छा, गति पेशियों के सिकुड़ने या फैलने पर आधारित है ना। गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर आधारित है। अच्छा, यहाँ पर हम उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन, पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर टांग की जो गति है, टांग में होने वाली गति ये वॉल्यूंटरी एक्शन है, ये हम अपनी इच्छा के अनुसार टांग की गति को कर रहे हैं। तो हमारे एनिमल जंतुओं के जो मसल सेल है ना, पेशी कोशिका है जंतुओं में, उनमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सब प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट के लिए करते हैं, प्रेरित करते हैं, है ना। इन एनिमल मसल सेल्स, एनिमल में जो मसल सेल्स है उसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं और विच अलाउ द मूवमेंट टू अकर, वो मूवमेंट के लिए अलाउ करते हैं, मूवमेंट के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, दिस मूवमेंट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, छुई मुई पौधों में गति में है कि दिस मूवमेंट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल, कोशिका से कोशिका। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल एज प्लांट। और यहाँ पर है कि हमारी ये इच्छा के अनुसार हो रहा है, ये वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, कोई अलग से स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है वह नहीं है, अलग से कोई वैसा टिश्यू नहीं है। तो ये रहा छुई मुई पौधों में गति और हमारे टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है ना। सबसे पहले तो ये वॉलंटरी एक्शन है। तो उम्मीद है कि अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर भी काफी लंबा था और मैंने एक एक पेज पर ध्यान दिया है, कोई पेज ऐसा नहीं जो कि स्किप हो गया होगा। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, यदि हुआ होगा तो ऐसा बताइएगा, है ना। क्वेश्चन आंसर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, कहीं पर कोई त्रुटि या कोई कमी या कोई डाउट आप लोग को है तो जरूर पूछिएगा, मैं फिर बतलाऊंगी। और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे भी इंतजार रहता है आप लोगों से। और चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर पढ़ाने में, मुझे भी बहुत मजा आया। नेक्स्ट चैप्टर देखती हूँ क्या है, उम्मीद है नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छा ही होगा। इसमें तो मुझे बहुत मजा आया, ग्लैंड्स हार्मोन्स के चलते। आप लोग पूरे हार्मोन्स का नाम और ग्लैंड्स का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।